हेलो बच्चों, मैं रणजीत सिंह एक बार फिर से आप सभी लोगों का अपने चैनल केमिस्ट्री विजार्ड में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे नॉर्मेलिटी। अब नॉर्मेलिटी तो दोस्त बहुत ही खतरनाक आर्टिकल में से एक है। इसमें दो चीजें मेन होती हैं, एक तो वैलेंसी फैक्टर, एक नॉर्मेलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन। इन दोनों को दो लेक्चर में हम लोग सीखेंगे। आज हम सीखेंगे सिर्फ नॉर्मेलिटी। एक दिन फिर एक और लेक्चर पढ़ाऊंगा जिसमें सिर्फ वैलेंसी फैक्टर की डीप डिस्कशन की जाएगी। तो बच्चों, नॉर्मेलिटी हमें पढ़ना क्यों इंपॉर्टेंट है? नॉर्मेलिटी दोस्तों, जब आप देखते हैं तो मोल कॉन्सेप्ट में तो इसका यूज होता ही होता है, लेकिन उसके साथ साथ आयनिक इक्विलिब्रियम 11th में बहुत ही टिपिकल यूनिटों में से एक मानी जाती है। जब आयनिक इक्विलिब्रियम बच्चा पढ़ता है तो आयनिक इक्विलिब्रियम में उसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं पीएच वगैरह कैलकुलेट करने में। एक्चुअली वहां प्रॉब्लम इसीलिए होता है बच्चों, क्योंकि बच्चों को नॉर्मेलिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहता है। अब आज हम लगभग 50 to 55 मिनट का लेक्चर होगा जिसमें हम भयंकर तरीके से डिस्कशन करेंगे नॉर्मेलिटी की, और बहुत सारे इंफॉर्मेशन, बहुत सारी नॉलेज हम ऐड ऑन करेंगे। तो बेटा, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नॉर्मेलिटी के डेफिनेशन की। तो जो नॉर्मेलिटी का डेफिनेशन होता है वो बहुत ही आसान है। जैसे आपने मोलरिटी पढ़ी थी उसी वे में ही डिफाइन किया जाएगा नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी का जो डेफिनेशन होता है बेटा, वो होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट present in 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। बहुत ध्यान से देखिएगा, जैसे आपने मोलरिटी में बोला था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, सिमिलरली उसी वे में यहां मैं क्या बोल रहा हूं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो आप बोल सकते हो कि यार सर, आपने तो अभी मेरी होश उड़ाया नॉर्मेलिटी हेडिंग डाल करके, उसमें आपने यार एक नया टर्म ऐड कर दिया कि ये ग्राम इक्विवेलेंट। तो ग्राम इक्विवेलेंट क्या है सर, उसको भी देखते हैं, जरा सा मुझे समय दीजिए। मैंने अपने बोर्ड को दो पार्ट में डिवाइड किया और मैंने एक पार्ट में लिखा आपसे कि बेटा, इफ x ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, if x gram equivalent of solute is present in y liter of solution. So according to unitary law we can say that 1 liter of solution will contain x by y gram equivalent of solute. बहुत आसानी से कह सकता हूं बेटा इसको, यह है यूनिटरी लॉ, बचपन से हम लोग पढ़ते आते हैं। अब जरा देखो, 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट जितना होता है वही तो नॉर्मेलिटी कहलाता है। सॉल्यूट का जितना ग्राम इक्विवेलेंट होता है वही तो नॉर्मेलिटी कहलाता है। तो 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में सॉल्यूट के ग्राम इक्विवेलेंट आ गए x अपॉन y, तो दिस इज नथिंग बट नॉर्मेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो यहां से जरा एक बार देखिएगा और मैं आपको फिर से इसको समझा देता हूं। डेफिनेशन कहता है कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो हमने देखा कि 1 लीटर सॉल्यूशन में बेटा सॉल्यूट के कितने ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट थे, दिस इज नथिंग बट x अपॉन y ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। बिकॉज दिस ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, सो वी कैन से दैट इट इज नथिंग बट नॉर्मेलिटी। अब जरा देखो, अगर मैं जनरल फॉर्मूला लिखना चाहूं तो नॉर्मेलिटी क्या हो जाएगा, x इज व्हाट, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, और बेटा व्हाट इज y इज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ द नॉर्मेलिटी, मींस when gram equivalent of solute is divided by the volume of the solution and the volume should be in liter, तो हमें क्या मिल जाता है बेटा, हमें मिल जाता है नॉर्मेलिटी। अब कुछ बातें आपको एक एक करके देखते चलनी है बेटा। सबसे पहले तो ये बात तो दुनिया जानती है। अब सबसे पहले आप ध्यान से देखो कि जैसे मोलरिटी में पूरी दुनिया पढ़ती है कि मोलरिटी इज नंबर ऑफ मोल पर लीटर, मैं पढ़ता हूं नंबर ऑफ मिलीमोल पर एमएल। उसका हमारे लिए यूज क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, उससे हमें स्ट्रेंथ क्या मिलती है, ये चीजें आप तब जान पाएंगे जब मेरा एक मोलरिटी पे पूरा कंप्लीट लेक्चर पड़ा हुआ है, उसको मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा, आप देखिएगा, तब आपको मजा आएगा और पता लगेगा कि क्यों रणजीत सर वो बात नहीं बताते हैं
जो बुक में दिया रहता है। अब जरा देखिएगा मैं इस पे कैसे अप्रोच लगाता हूं। मैं लगाता हूं अप्रोच ऐसे, नॉर्मेलिटी होती है ग्राम इक्विवेलेंट। मान लिया किसी सॉल्यूट का x ग्राम इक्विवेलेंट था और सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम था वो y लीटर था। अगर मैं ग्राम इक्विवेलेंट को 1000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मिलीग्राम इक्विवेलेंट मिल जाएगा। जैसे ग्राम को 1000 से मल्टीप्लाई कर देने पे मिलीग्राम मिल जाता है, वैसे ग्राम इक्विवेलेंट को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दिस विल बी मिलीग्राम। मींस as we multiply the numerator by 1000 then it is converted into milligram equivalent. Now it is no more gram equivalent. So हम कह सकते हैं कि denominator is what? Milligram equivalent. It is in liter, multiply it by the 1000 then it will become milliliter. Now it is milliliter. 1000 से 1000 कट जाएगा। अब बताओ नॉर्मेलिटी अभी भी x अपॉन y ही है, बट नाउ दिस x इज मिलीग्राम इक्विवेलेंट एंड नाउ दिस y इज ml। मींस जैसे दुनिया कहती है कि नॉर्मेलिटी होता है ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय v लीटर, वैसे ही बेटा मैं एक बात कहता हूं कि नॉर्मेलिटी होता है मिलीग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय ml। अब यहां से एक बहुत अच्छी बात निकल के आएगी जो न्यूमेरिकली हम सबसे ज्यादा यूज करेंगे। वो बात क्या है मेरे बच्चों, ध्यान से देखिए। अगर मैं नॉर्मेलिटी को वॉल्यूम से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं n इंटू वी एंड वी शुड बी इन लीटर, तो ये हमें क्या दे देगा, ये हमें दे देगा ग्राम इक्विवेलेंट। मींस जब भी नॉर्मेलिटी को v इन लीटर से मल्टीप्लाई किया जाता है तो जो भी कुछ मिलता है वो क्या कहलाता है बच्चों, ग्राम इक्विवेलेंट कहलाता है। लेकिन अगर मैं यहाँ नॉर्मेलिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करूंगा, हियर वॉल्यूम इज इन ml, मींस अब हमको क्या मिल जाएगा, मिलीग्राम इक्विवेलेंट मिल जाएगा। अरे बहुत जबरदस्त चीज है ये, बहुत जबरदस्त। यानी आज से आज जैसे तुमने याद रखा था कि मोलरिटी इंटू वी इन ml क्या होता है, मिलीमोल, और मोलरिटी इंटू वी इन लीटर क्या होता है, मोल। ठीक उसी तरह से बच्चों याद रखेंगे आप कि नॉर्मेलिटी इंटू वी इन ml क्या होता है, मिलीग्राम इक्विवेलेंट, और नॉर्मेलिटी इंटू वी इन लीटर क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट। जब साहब ने इतनी बातें देख ली तो इतनी बातें देखने के बाद और कुछ उनको मैं बताता हूं, अपने बोर्ड को थोड़ा सा खाली करके फिर बताता हूं उनको। ये था डेफिनेशन, और कुछ छोटी बातें, काफी लंबा जाएगा क्योंकि इसका डीप डिस्कशन करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा डीप डिस्कशन, क्योंकि भैया मुझे इसकी पूरी जानकारी आपको देनी है। क्यों देनी है पूरी जानकारी, क्योंकि इसको पढ़ने के बाद आयनिक इक्विलिब्रियम, रिडॉक्स रिएक्शन, मोल कॉन्सेप्ट जैसे यूनिटों पे बहुत आसानी से होल्ड बनाया जा सकता है। वो क्वेश्चन जो मुझे बार बार इरिटेट कर रहे थे वो अब इरिटेट नहीं कर पाएंगे। तो जरा देखना बेटा, आपने देखा कि नॉर्मेलिटी का जो फॉर्मूला हमने डेवलप किया वो हमने डेवलप किया ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वी इन लीटर, एंड द अनदर वन इज नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू मिलीग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वी इन ml। प्यारे बच्चों ध्यान से एक बात देखना, आप हमने बचपन से ही पढ़ रखा है थर्मल एक्सपेंशन। जब हम किसी चीज का टेम्परेचर राइज करते हैं तो वो एक्सपैंड करता है, जैसे मेटल हो गया, लिक्विड हो गया, जब हम उनको टेम्परेचर देंगे तो वो क्या करेगा, एक्सपैंड करेगा। बेटा जैसे आप देखते हैं कि कुछ भी चीज ले लीजिए, हीट कर देंगे तो उसमें थर्मल एक्सपेंशन होता है। फिजिक्स में ये बात आपको पढ़ाई भी जाती है, मैं उधर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, आपको बताता हूं। अगर मैंने टेम्परेचर इंक्रीज किया, बट रिमेंबर ऐसे नहीं कि 1000 डिग्री इंक्रीज कर दिया, वेरी स्लाइटली, बहुत हल्का सा 0.5 0.05 टेम्परेचर इंक्रीज किया। कैसे किया बेटा, वेरी स्लाइटली इंक्रीज किया, किसमें, टेम्परेचर में। तो हम जानते हैं कि ड्यू टू थर्मल एक्सपेंशन वॉल्यूम विल ऑल्सो इंक्रीज, कैसे, वेरी स्लाइटली। और जब वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा तो हम जानते हैं कि नॉर्मेलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, सो नॉर्मेलिटी विल डिक्रीजेस, कैसे, वेरी स्लाइटली। ये बात ध्यान रखना कि टेम्परेचर ऐसा ना हो 1000 डिग्री बढ़ा दिए पूरा सॉल्यूशन ही उड़ गया। नाउ योर ऑल स्टडी इज कंसर्न टू अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन, सो you have to increase a temperature in mannered way so vaporization or evaporation will not affect the solution because of temperature what you are giving the solution। ये बात तुम्हें ध्यान रखनी है कि इतना ज्यादा टेम्परेचर नहीं दे दोगे कि पता लगा सॉल्यूशन का वेपराइजेशन होने लगा, ठीक है। अब
सॉल्यूशन का वेपराइजेशन ना हो, इसलिए हम, हालांकि हर टेम्परेचर पे सॉल्यूशन का वेपराइजेशन होता है, डीपली बोले तो मैक्सवेल का सिद्धांत है कि दुनिया के सारे टेम्परेचर पे वेपराइजेशन होता है, बट एक्सटेंट ऑफ वेपराइजेशन टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ता है। इसलिए मैं कहूंगा कि टेम्परेचर में इंक्रीज ज्यादा नहीं होना चाहिए, बहुत स्लाइटली, थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाया तो थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ गया। मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ गया तो नॉर्मेलिटी थोड़ा सा घट गया। यहां से साफ साफ पता लगा कि नॉर्मेलिटी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, मीन्स अगर हम सॉल्यूशन का टेम्परेचर चेंज करेंगे तो नॉर्मेलिटी बदलेगा। यानी कि नॉर्मेलिटी वह कंसंट्रेशन टर्म है जो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। अगर हम टेम्परेचर को बदलेंगे बेटा तो नॉर्मेलिटी भी बदल जाएगा। ये भी काफी इंपॉर्टेंट बात है, कभी कभी क्वेश्चंस में पूछता है कि विच ऑफ द गिवन कंसंट्रेशन इज टेम्परेचर डिपेंडेंट और विच ऑफ द गिवन कंसंट्रेशन इज नॉट टेम्परेचर डिपेंडेंट। तो इस तरह की बातों का जवाब देने के लिए हम इनका इस्तेमाल करते हैं। अब आगे चलते हैं बेटा, इतनी बातें होने के बाद हम आगे चलेंगे। अब यहां पे एक वर्ड यूज हुआ है ग्राम इक्विवेलेंट या मिलीग्राम इक्विवेलेंट। तो ग्राम इक्विवेलेंट ये आपके लिए कंप्लीटली अननोन है। अगर आप 11th के बच्चे हैं, अगर आप 12th के बच्चे हैं तो आपने सुना होगा, कुछ अच्छे टीचर्स हैं जो उसको ढंग से भी पढ़ाते हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग इसमें टाइम पास करते हैं। तो जो ग्राम इक्विवेलेंट है उसे मैं आपको डिटेल में बताता हूं। एक इस पे लेक्चर भी पड़ेगा अलग से, वैलेंसी फैक्टर का कैसे वर्सटाइल यूज होता है, कैसे उसको हम टेक्निकली कैलकुलेट करते हैं, उन सारी चीजों को सिखाया जाएगा। तो जो ग्राम इक्विवेलेंट होता है बेटा, वो होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट। लो, अब तक ग्राम इक्विवेलेंट से पीछा छूटा नहीं था कि एक नया चीज आ गया जिसका नाम है इक्विवेलेंट वेट। ये जो इक्विवेलेंट वेट होता है मेरे प्यारे बच्चों, वो होता है मोलर मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर। लो भाई, इक्विवेलेंट वेट से पीछा छूटा नहीं। वैलेंसी फैक्टर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम बेटा और क्या बोलते हैं, इसको केमिस्ट्री में बोला जाता है एन फैक्टर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है। ये हमको रिडॉक्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और हम कुछ KMnO4 और K2Cr2O7 के एसिडिक मीडियम में रिएक्शन, बेसिक मीडियम में रिएक्शन, न्यूट्रल मीडियम में रिएक्शन पढ़ते हैं, उसमें भी इसका बहुत खतरनाक यूज़ है। क्योंकि जब उनको यूज़ करके मोल के क्वेश्चन बनाता है तो बहुत प्रॉब्लम कर देता है बच्चों के लिए। उस पर भी मैं अच्छे से लेक्चर करूंगा, अभी तो इसे समझ लीजिए बेटा। जो वैलेंसी फैक्टर या एन फैक्टर होता है, दिस इज व्हाट, दिस इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन और टेकन बाय 1 मोल ऑफ कंपाउंड। इसको जरा ध्यान से देख लो, 1 मोल कंपाउंड के द्वारा लिए या दिए गए इलेक्ट्रॉन्स के नंबर्स को ही क्या बोलते हैं बेटा हम, वैलेंसी फैक्टर। काफी अच्छे से मैं इसे बताता हूं आपको, देखिए, और इसका डिटेल डिस्कशन करता मैं, लेकिन अभी मेरा आपसे इतना रिक्वेस्ट है कि ये चीज बेटा आप याद जरूर कर लीजिए। ये याद रहेगा तो आपको तकलीफ नहीं देगा कि व्हाट इज वैलेंसी फैक्टर। इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन given or taken by 1 mole of compound is called valency factor। वैलेंसी फैक्टर के बारे में अब हम चलते हैं और डिस्कशन करते हैं बच्चों, और आपको बहुत सारे इंफॉर्मेशन एक साथ देने का प्रयास करते हैं। पेशेंस रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि अगर आप जेई और नीट के लेवल का किसी भी टॉपिक पे अप्रोच बनाना चाहते हो तो बिना टाइम दिए आप अप्रोच बना ही नहीं सकते हो। टाइम के अलावा अगर आपको लगता है कोई और तरीका है तो भाई मैं तो अपने 7 साल के टीचिंग करियर में नहीं जान पाया कि मेहनत से पढ़ने के अलावा कोई और भी तरीका है क्या। मुझे तो नहीं लगता, आपको लगता हो तो बताइएगा मुझे कमेंट करके। बेटा वैलेंसी फैक्टर या हम अब निकालना चाहते हैं एन फैक्टर, इस पे मैं आपको बहुत कुछ समझाता हूं। देखो, सबसे पहले मैं एसिड्स की बात कर लेता हूं। फॉर एसिड्स आई एम गोइंग टू कैलकुलेट वैलेंसी फैक्टर और एन फैक्टर। बेटा जरा देखिएगा, जैसे अगर एसिड्स के लिए मैं एक ट्रिक दे देता हूं, आप लोग शायद जानते भी होंगे कि नंबर ऑफ एच आयन रिलीज्ड बाय 1 molecule of compound, 1 molecule of compound
इसको जरा देखो, हालांकि ये बात वहीं से आया है जो पिछला डेफिनेशन था। कैसे, मैं दिखाता हूं। जैसे बेटा HCl है, अगर इसको पानी में डालोगे तो ये H प्लस दे देगा प्रोटॉन और Cl माइनस दे देगा। अगर आप देखो कि HCl के फॉर्मेशन में जो मोल्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुए हैं वो कितने हुए हैं, वो 1 मोल का ट्रांसफर हुआ है। यानी कि आप जानते हैं कि वैलेंसी फैक्टर का डेफिनेशन क्या था कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिवन और टेकन बाय 1 मोल ऑफ कंपाउंड। तो यहाँ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 मोल कंपाउंड के द्वारा, ऐसे अपन बोल देंगे नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय 1 मोल ऑफ कंपाउंड कितना हो गया, 1। सो वैलेंसी फैक्टर भी कितनी होनी चाहिए, 1। अब जरा देखो जो हमने यहाँ डेफिनेशन दिया कि नंबर ऑफ H आयन, कितने H आयन रिलीज किया है, 1। तो वैलेंसी फैक्टर इसका कितना होना चाहिए, जरा देखो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। और जो हमने शॉर्ट ट्रिक डेवलप की कि नंबर ऑफ H आयन रिलीज्ड बाय 1 मोल ऑफ कंपाउंड, तो जरा देख लो वो भी वैलेंसी फैक्टर के बराबर ही है। तो हम बार बार इसको सोचने के बजाय इस पे अप्रोच लगा दिया करेंगे। अब जैसे H2SO4 है, अगर इसको देखें तो पानी में डालेंगे तो 2H प्लस और सल्फेट आयन को रिलीज कर देगा। यहां अगर देखा जाए तो ट्रांसफर्ड मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ H2SO4 इज नथिंग बट 2। तो 1 मोल कंपाउंड के द्वारा जो गिवन एंड टेकन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है वो कितना हो रहा है, 2 हो रहा है। 2 मोल इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर हो रहा है और साथ साथ H आयन भी कितना रिलीज कर रहा है, 2। तो बताओ ये वाला डेफिनेशन बिल्कुल फिट बैठता है कि नहीं बैठता, यहाँ वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा बच्चों, 2 हो जाएगा। लेकिन अब जो एग्जांपल लेने चल रहा हूं उसको जरा ध्यान देना, H3PO4 और बात करता हूं इसके बाद H3PO3 और इसके बाद में प्यारे बच्चों बात करता हूं किसकी, H3PO2 की बात करता हूं। H3PO3 अगर आप इसका बनाएंगे स्ट्रक्चर तो P डबल बॉन्ड O OH OH और OH हो जाएगा। और अगर श्रीमान इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे आप तो P डबल बॉन्ड O OH OH H हो जाएगा। और मेरे प्यारे बच्चों अगर आप इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये OH H H हो जाएगा। एक बात जानते हैं ना, देखने से तो लगता है कि इसका भी 1 मोल 3 मोल हाइड्रोजन देगा, क्योंकि इसमें भी टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एसोसिएटेड विद 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल इज हाउ मच, 3। यहाँ भी टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एसोसिएटेड विथ 1 मोल ऑफ कंपाउंड इज हाउ मच, 3। यहाँ भी टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एसोसिएटेड विथ 1 मोल ऑफ कंपाउंड इज हाउ मच, 3। तो मेरे प्यारे बच्चों हमको लगेगा कि ये भी 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन दे, सॉरी 3 मोल ऑफ H आयन देगा, ये भी 3 मोल ऑफ H आयन देगा, ये भी 3 मोल ऑफ H आयन देगा। बट साहब ऐसा नहीं है, पूछो क्यों नहीं है, क्योंकि पानी के अंदर वही बॉन्ड टूटता है जो मोर पोलर होता है, और मोर पोलर बॉन्ड OH बॉन्ड है। तो इसमें कितने OH बॉन्ड टूटेंगे, 3। तो ये कितने H आयन देगा, ये दे देगा 3H आयन दे देगा और प्लस PO4 पे -3 दे देगा। तो इसका वैलेंसी फैक्टर कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों, इसका वैलेंसी फैक्टर हो गया 3। लेकिन यहाँ पे जरा देखो ध्यान से, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ OH बॉन्ड प्यारे बच्चों कितना है, टोटल नंबर ऑफ OH बॉन्ड 2 है। तो ये जब टूटेगा साहब तो ये 2H प्लस और प्लस H PO3 पे -2 दे देगा। तो इसका वैलेंसी फैक्टर कितना हो गया सरकार, इसका वैलेंसी फैक्टर 2 हो गया। यहाँ आ जाओ, यहाँ तो सिर्फ एक पोलर बॉन्ड है, और जब सिर्फ एक पोलर बॉन्ड है तो ये टूटेगा तो क्या दे देगा, ये दे देगा H प्लस प्लस H2PO2 पे -1, यानी कि इसका पर मॉलिक्यूल 1 H आयन रिलीज कर रहा है। तो इसका वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो जिन एसिड्स का वैलेंसी फैक्टर साहब हमको देखने में सबका 3 लग रहा था, जब हम डिटेल में गए तो पता लगा कि यार पानी के अंदर तो वही बॉन्ड्स टूटते हैं जो क्या होते हैं, मोर पोलर। और मोर पोलर बॉन्ड कौन है, जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच बना होगा, क्योंकि इन जितने भी एलिमेंट्स इसमें इन्वॉल्व हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फास्फोरस, इन तीनों में सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है हाइड्रोजन की और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ऑक्सीजन की। इसलिए उनके बीच बना बॉन्ड क्या होगा, मोर पोलर। अगर पोलरिटी वगैरह नहीं समझ पाते हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे मैंने 2 लेक्चर डाल रखा है, ध्यान से देखो और आपको
उस लेवल का लेक्चर कहीं मिलेगा नहीं। तो ध्यान से देख करके आप उसको अपने नॉलेज को थोड़ा सा बढ़ा लेना। ये तो बात हो गई किसकी बेटा, एसिड की बात हो गई। अब इसी तरह से अगर हम और आगे चलें एसिड में, कुछ एग्जाम्पल्स और ले लें, तो हम देखते हैं कि कुछ एग्जाम्पल्स हमारे पास और अच्छे क्या बन सकते हैं। आपने सुना होगा मार्शल एसिड और आपने सुना होगा कैरो एसिड। सुना होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सुना है तो मुझसे सुन लीजिए, सुन के अपना नॉलेज बढ़ा लीजिए। नॉलेज बढ़ा के मज़ा आएगा आपको। ज़रा देखिए, अगर मान लीजिए कि मार्शल एसिड का वैलेंसी फैक्टर पूछता है। मार्शल एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO5, स्ट्रक्चर होता है S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH और यहाँ हो जाएगा OH हो जाएगा। ये हो गया स्ट्रक्चर। प्यारे बच्चों यहाँ पे ज़रा देखो, यहाँ पे 2 मोल HN रिलीज़ होगा क्योंकि मोर पोलर बॉन्ड 2 है, और ये जब पानी में पहुँचेगा तो 2H प्लस दे देगा और साथ साथ में क्या दे देगा बेटा, SO4-2 दे देगा। इसमें एक और जानकारी छुपी हुई है कि पेरोक्साइड लिंकेज मौजूद रहता है। तो इसका वैलेंसी फैक्टर कितना हो गया, इसका वैलेंसी फैक्टर भी 2 हो गया, क्योंकि बाय द शॉर्ट ट्रिक हम क्या कहेंगे कि कोई भी एसिड का एक मॉलिक्यूल जितने एच देगा वही उसका वैलेंसी फैक्टर होगा। ये बात हमने लॉजिकली चेक भी कर चुके हैं कि एक मोल मॉलिक्यूल के द्वारा गिवन और टेकन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ही क्या कहलाते हैं, वैलेंसी फैक्टर। तो यहाँ जरा देखो H2SO4 बनने में कितने मोल इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर हुआ है, 2 मोल। तो वैलेंसी फैक्टर कितना हो गया, 2 हो गया, और इससे भी कितना आ गया, 2 आ गया। तो यहाँ से हम ये बात जान सकते हैं कि यहाँ पे वैलेंसी कितनी हो गई बेटा, हमारी वैलेंसी फैक्टर हमारी हो गई 2। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, इसको बोलते हैं कैरो एसिड के बाद इसे बोलते हैं मार्शल एसिड। H2S2O7, इसका फॉर्मूला होता है S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH OOS डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH। 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्सीजन हो गया क्या, 1। हाँ तो ये हटा दो, वेट, H2S2O8 ही होता है, सॉरी। तो मार्शल एसिड का फॉर्मूला ये हो गया। यहाँ भी आप देख रहे होगे तो 2 मोल HN देगा। तो यहाँ भी बेटा जो वैलेंसी फैक्टर बनेगा वो कितना बनेगा, 2 बनेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इतनी देर में कम से कम नहीं कुछ समझे होंगे। तो एसिड का वैलेंसी फैक्टर क्या होता है ये तो बच्चों आप समझ ही गए होंगे। अब एसिड का वैलेंसी फैक्टर जैसे हमने जाना उसी तरीके से हम आगे जानेंगे बेस का वैलेंसी फैक्टर, और ठीक उसी तरीके से हम उसके आगे जानेंगे सॉल्ट का वैलेंसी फैक्टर, क्योंकि एसिड, बेस और सॉल्ट ये तीनों फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन में यूज होता है, इसलिए हमें इसको जानना बहुत जरूरी है। जैसे हमने एसिड के लिए देखा वैसे हम देखेंगे फॉर बेस। बेस के लिए जो बेटा वैलेंसी फैक्टर होता है बच्चों वो होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ OH आयन। जहां वहां H था वही यहां OH कर देना है, यानी कि क्या, नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ H आयन, ऐसे लिख दो, दोनों सही है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। नंबर ऑफ H आयन रिलीज्ड, नंबर ऑफ H आयन रिलीज्ड बाय 1 मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ OH आयन रिलीज्ड बाय 1 मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। कंपाउंड के 1 मॉलिक्यूल के द्वारा जितने OH आयन रिलीज्ड होंगे वही क्या कहलाएंगे बेटा, हमारे वही हमारे कहलाएंगे बेस के वैलेंसी फैक्टर। जैसे फटाफट एग्जांपल ले देता, NaOH टूटेगा तो 1 OH आयन देगा, BaOH का होल ट्वाइस टूटेगा तो 2 H आयन देगा, AlOH का होल थ्राइस टूटेगा तो 3 OH आयन देगा, SiOH का होल 4 टूटेगा तो 4 H आयन देगा। तो ये पर मॉलिक्यूल 1 दिया, ये पर मॉलिक्यूल 2 दिया, ये पर मॉलिक्यूल 3 दिया, ये पर मॉलिक्यूल 4 दिया। तो यहाँ वैलेंसी फैक्टर 1 हो जाएगा, यहाँ वैलेंसी फैक्टर 2 हो जाएगा, यहाँ वैलेंसी फैक्टर 3 हो जाएगा, और यहाँ वैलेंसी फैक्टर 4 हो जाएगा। इट्स अ वेरी सिंपल। इसको आप अपने पुराने डेफिनेशन पे भी फिट करके देख सकते हो, पूरी तरीके से सही बैठेगा। तीसरा जो बात आया वो आया सॉल्ट का। अब सॉल्ट के केस में जो वैलेंसी फैक्टर होता है, दिस इज चार्ज एसोसिएटेड विथ कैटायन और चार्ज एसोसिएटेड विथ एनायन। क्या होता है, चार्ज एसोसिएटेड विथ कैटायन और चार्ज एसोसिएटेड विथ एनायन। और हमको चार्ज का हमेशा क्या एज्यूम करना है, मैग्नीट्यूड, साइन नहीं। जरा देख लीजिए, तो
फॉर सॉल्ट अगर हम बात करें, फॉर सॉल्ट जो हमारे बच्चों वैलेंसी फैक्टर जो होता है वो क्या होता है, टोटल चार्ज एसोसिएटेड विथ कैटायन और एनायन। सरकार इसको मैं काफी अच्छे से क्लियर कर देता हूं। आओ सॉल्ट का एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई कहता है माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट, जो भी एग्जांपल दूंगा वो बहुत ही बेहतरीन होंगे। माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट, इसका फॉर्मूला ही अपने में बहुत जानकारी रखता है, यही काफ़ी इंपॉर्टेंट है। NaNH4 और उसके बाद ये हो जाएगा HPO4। ये होता है फॉर्मूला किसका, माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट का। अगर बेटा ये ब्रेक करेगा तो ये क्या बनाएगा जरा देखो, ये बनाएगा Na+ और ये क्या बना देगा NH4+ और ये क्या बना देगा HPO4 पे -2। अब जरा देख लीजिए, टोटल चार्ज एसोसिएटेड विथ कैटायन कितना है 1 और +1 +2 है, तो इसका वैलेंसी फैक्टर कितना हो गया 2 हो गया। और टोटल चार्ज एसोसिएटेड विथ एनायन कितना है, जितना कैटायन से होगा ठीक उसका नेगेटिव एनायन से होगा। और हमको ड्यूरिंग द कैलकुलेशन ऑफ वैलेंसी फैक्टर जस्ट वी हैव टू टेक द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज नॉट द साइन ऑफ चार्ज। तो यहां से पता लग गया कि माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट, ये जो भी एग्जांपल दे रहा हूं ये अपने में बहुत जबरदस्त एग्जांपल है, इसलिए बेटा इनका फॉर्मूला भी आप याद रखोगे। माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट का वैलेंसी फैक्टर 2 हो गया 2, यानी अगर कभी पूछेगा कि इसका इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, तो इक्विवेलेंट वेट जो होगा वो क्या होगा, मोलर मास ऑफ माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट वॉट एवर कैलकुलेट इट डिवाइडेड बाई 2। ये हो जाएगा इस माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट का इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। आगे माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट के बाद अगर हम बात करते हैं मोहर सॉल्ट की, ये सारे बार बार आएंगे और इनका तो समझ जानते हो क्या होता है, 80% क्या 90% बच्चों को इनका फॉर्मूला ही नहीं मालूम रहता। उनसे पूछ लो माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट, उनको चक्कर आ जाएगा, वो सोचेंगे हाय दैया ये क्या पूछ लिया सर ने, ये क्या तरीका है, ये तो मैंने कभी सुना ही नहीं था माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट। हो सकता है सर मुझे पागल बना रहे हो, मुझसे दुश्मनी रखते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं आपको सिर्फ जानकारी देना चाहता हूं। जैसे कि अगर हम अगला एग्जाम्पल बेटा क्या ले दें, अगला एग्जाम्पल ले देते हैं मोहर सॉल्ट। मोहर सॉल्ट जब हम अगले एग्जाम्पल के तौर पे लेंगे बेटा, तो सबसे पहले तो यार यही बात है कि मोहर सॉल्ट का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। जब तक आपको मोहर सॉल्ट का फॉर्मूला नहीं मालूम होगा आप इसका वैलेंसी फैक्टर नहीं निकाल सकते हैं। और ये मोल कॉन्सेप्ट में बहुत तंग करता है, ये एक स्पेशल टाइप का क्वेश्चन होता है जहां पे आपको जिस कंपाउंड के बारे में डिस्कस कर रहा होगा उसका आपको फॉर्मूला ही नहीं मालूम होगा। अब अगर हम मोहर सॉल्ट की बात करते हैं तो अमोनियम और आयरन का सल्फेट होता है, अमोनियम होता है NH4 2 SO4 .FeSO4, ये +2 में होता है .6H2O। बेटा अगर हम इसको देखें और अगर ये ब्रेक करेगा तो ये ब्रेक करके NH4 प्लस SO4 पे -2, आयरन पे +2 और SO4 पे -2 बनाएगा। यहाँ 2 NH4 है तो यहाँ मल्टीप्लाइड बाई 2 कर देंगे और .6H2O है। अब जरा देखना टोटल चार्ज एसोसिएटेड विथ कैटायन कितना है, +2 तो यहाँ हो गया और +2 यहाँ हो गया, यानी टोटल चार्ज एसोसिएटेड विथ कैटायन कितना है 4। तो वैलेंसी फैक्टर भी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। लेकिन एक चीज याद रखो बेटा, कभी कभी बच्चे कंफ्यूज होते हैं, याद रखना ड्यूरिंग द कैलकुलेशन ऑफ मोलर मास यू हैव टू ऐड दिस वैल्यू, यू कैन नॉट नेग्लेक्ट देम। वाटर के मास को भी मोलर मास में कंसीडर किया जाएगा, याद रख लेना। यानी जब तुम इसका मोलर मास निकालोगे तो यू विल राइट हियर 18 इंटू 6 मीन्स इसके मोलर मास में इसको भी सम करोगे तो फाइनली जो इक्विवेलेंट वेट आएगा वो कितना आएगा, मोलर मास कैलकुलेट कर लेना, बहुत आसान रहेगा, डिवाइड बाई 4। ये रहा हमारा मोहर सॉल्ट का वैलेंसी फैक्टर। अब मोहर सॉल्ट का आपने वैलेंसी फैक्टर देखा और आगे हम चलेंगे मोहर सॉल्ट के अलावा और भी कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स की बात करते हैं बेटा। तो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल की जब हम बात करेंगे तो पहला हमने देखा माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट, दूसरा हमने देखा मोहर सॉल्ट। अब हम तीसरा लिख देते हैं ग्लोबुलर सॉल्ट,
LOUBER, ग्लोबुलर सॉल्ट्स। इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, Na2SO4.10H2O, Na2SO4.10H2O, ये है बेटा फॉर्मूला किसका, ग्लोबुलर सॉल्ट का। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। और जब हम ग्लोबुलर सॉल्ट में देखेंगे तो पानी में जाके ये 2Na प्लस में और SO4 -2 में टूट जाएगा, तो यहाँ टोटल चार्ज एसोसिएटेड विद कैटायन या एनायन कितना है, +2 है। तो यहाँ जो वैलेंसी फैक्टर होगा मेरे प्यारे बच्चों वो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और यहाँ जो इक्विवेलेंट वेट होगा प्यारे बच्चों वो कितना हो जाएगा, मोलर मास अपॉन 2 हो जाएगा। ग्लोबुलर सॉल्ट के बाद अगर हम बात कर लेते हैं किसकी, अगर हम बात कर लेते हैं पोटाश एलम की। पोटाश एलम जिसको हिंदी में बोला जाता है फिटकरी, काफ़ी नोन है, मराठी में बोला जाता है तुरटी, ये भी आप काफ़ी अच्छे से जानते होंगे। हालांकि मराठी मुझे बहुत ज़्यादा नहीं आती, बट एक लंबा समय मेरा महाराष्ट्र में गुजरा है, नागपुर में, तो थोड़ी बहुत मराठी आती, समझ लेता हूँ, बोल नहीं पाता हूँ। अब बेटा आगे ज़रा देखिए, आगे देखेंगे आप पोटाश एलम की। और पोटाश एलम की जो फॉर्मूला होता है, हम लोगों को तो 10th में ही, काफ़ी छोटा स्कूल था गांव एरिया का, लेकिन हमें याद था 10th में भी। तो ये होता है K2SO4Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O। हमारे समय पे जिसको ये फॉर्मूला याद रहता था वो बड़ा तेज तर्रार बच्चा माना जाता था, भले कुछ आता हो या ना आता हो, साइंस भले ही वो रटता हो, लेकिन अगर उसे पोटाश एलम का फॉर्मूला मालूम है तो उसके घर वाले बड़े गर्व से सीना चौड़ा करके बताते थे, हाँ भाई देखो 10th में है बच्चा, लेकिन इसको फॉर्मूला मालूम है। अब यहाँ जब बेटा आप आगे चलेंगे और आगे चलेंगे, इसको तोड़ेंगे तो दिस इज 2K प्लस दिस इज SO4 -2, दिस इज 2Al प्लस 3 एंड दिस इज 3SO4 पे -2। व्हाट अबाउट द चार्ज, +2, 3 2 6 प्लस 6 और 2 कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चे, 8 हो गया। तो इसका जो इक्विवेलेंट वेट होगा मोलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर, और वैलेंसी फैक्टर क्या होता है सॉल्ट के केस में, टोटल चार्ज एसोसिएटेड विथ कैटायन या टोटल चार्ज एसोसिएटेड विथ एनायन। तो यहाँ वैलेंसी फैक्टर 8 आ गया। हमने देखा पोटाश एलम देखा, और हमने माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट देखा, और हमने मोहर सॉल्ट देखा, और भाई कुछ और हमने ग्लोबुलर सॉल्ट देखा, और कुछ बच तो नहीं रहा है यार तनी, हाँ सोच लेता मैं, और कुछ तो नहीं बच रहा। हाँ कार्नेलाइट, एक कार्नेलाइट आता है, उसका भी फॉर्मूला नहीं मालूम रहता बच्चों को। हाँ एक और आता है यार, चलो कार्नेलाइट जो है मेरे बच्चों, ये होता है KCl MgCl2 और डॉट 6H2O। दिस इज द ओर ऑफ आई थिंक मैग्नीशियम, इट इज ऑल्सो सॉल्ट। जब ये पानी में जाएगा तो K प्लस Cl माइनस Mg प्लस 2Cl माइनस दे देगा। हियर टोटल चार्ज इज +3, सो वैलेंसी फैक्टर इज नथिंग बट 3। कार्नेलाइट के बाद एक एग्जाम्पल और है, वो है ग्रुगेंट ग्रीन, ऐसे कुछ है, ग्रुगेंट ग्रीन, चेक कर लेना, हो सकता है स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है, लेकिन फॉर्मूले में मिस्टेक नहीं होगा। Cr2O3.6H2O है आई थिंक, इसको बोलते हैं ग्रुगेंट ग्रीन। बेटा ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रोमियम का हाइड्रेटेड ऑक्साइड है। यहाँ तोड़ोगे तो 2Cr प्लस 3O पे -2 में टूटेगा। यहाँ भी जरा चेक कर लो, टोटल चार्ज कितना है, +6 है, तो यहाँ भी वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा बेटा, +6 हो जाएगा। तो ये ग्रुगेंट ग्रीन ही है, एक बार आप चेक कर लेना, आई थिंक ग्रुगेंट ग्रीन ही है, एग्जैक्टली मुझे स्पेलिंग नहीं याद है, बट फॉर्मूला यही होता है, आई एम श्योर। इट इज द ऑक्साइड ऑफ क्रोमियम एंड इट इज नॉट अ नॉर्मल ऑक्साइड, इवन इट इज अ हाइड्रेटेड ऑक्साइड है। तो यहां तक आपने देखा कि चाहे एसिड हो, चाहे बेस हो, चाहे सॉल्ट हो, हम उसका वैलेंसी फैक्टर फटाफट अप्रोच कर सकते हैं। एसिड के केस में जो वैलेंसी फैक्टर होता है वो कितना होता है बच्चों, एसिड के केस में जो वैलेंसी फैक्टर होता है वो होता है नंबर ऑफ एच आयन रिलीज बाय वन मॉलिक्यूल
बेस के केस में जो हमारा होता है वैलेंसी फैक्टर वो कितना होता है, नंबर ऑफ OH रिलीज बाय वन मॉलिक्यूल। सो सॉल्ट के केस में जो हमारा वैलेंसी फैक्टर होता है वो क्या होता है बेटा, वो होता है हमारा टोटल चार्ज एसोसिएटेड विथ कैटायन या टोटल चार्ज एसोसिएटेड विथ एनायन। अब कितने तरीके के न्यूमेरिकल बन जाएंगे नॉर्मेलिटी पे, आओ फटाफट देख डालते हैं। सबसे पहला न्यूमेरिकल तो यही बनेगा कि सॉल्यूट का मास दिया होगा, मास ऑफ सॉल्यूट इज गिवन। बहुत सिंपल है, मास ऑफ सॉल्यूट दिया होगा। जैसे कहता है कि हमारे पास एक सॉल्यूशन है जिसमें H3PO4 प्रेजेंट है और H3PO4 का 100 ग्राम प्रेजेंट है 2 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में। 100 ग्राम प्रेजेंट है 2 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में, कितने में, 2 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में। तो हमसे कह रहा है कि इसकी क्या निकाल दो तुम, नॉर्मेलिटी निकाल दो। फिर से सुन लो, H3PO4 का 100 ग्राम 2 लीटर में प्रेजेंट है, हमें इसका नॉर्मेलिटी चाहिए। हम जानते हैं नॉर्मेलिटी होता है ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन V इन लीटर। ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम 100 डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट। ध्यान रखना यहाँ 3 ही दिखता है और 3 ही होता है, लेकिन H3PO3 H3PO2 में 3 दिखता है बट 3 नहीं होता है। H3PO3 में 2 होता है और H3PO2 में 1 होता है। अब जरा देखिए 100 डिवाइड बाई 3 अपॉन वॉल्यूम इन लीटर इज 2, तो क्या होगा 100 अपॉन 6। दिस इज द नॉर्मेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। सॉल्व कर लो जो भी कुछ आता है। ये हो गया पहला टाइप का क्वेश्चन कि जब आपको क्या दिया रहेगा, मास दिया रहेगा। अब दूसरा देखिए, केस 2 में आपको कुछ बातें जानने की जरूरत है, फटाफट मैं बता डालता हूं। सबसे पहले ये टर्म्स जानना पड़ेगा। जैसे अगर कह रहा है सेमी नॉर्मल, सेमी नॉर्मल अगर कहीं कह रहा है आपसे सेमी नॉर्मल, तो इसका मतलब होता है कि नॉर्मेलिटी है हाफ। अगर कहीं करता है डेसी नॉर्मल, डेसी नॉर्मल कहता है यानी नॉर्मेलिटी है 1/10। कहीं कहता है पेंटी नॉर्मल, पेंटी नॉर्मल, तो पेंटी नॉर्मल अगर बोलेगा तो इसका मतलब उसकी नॉर्मेलिटी है 1/5। अगर कहीं बोलेगा सेंटी नॉर्मल बोलेगा, अगर सेंटी नॉर्मल तो उसका नॉर्मेलिटी हो जाएगा 1/100। ये टर्म्स आपको याद रखना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे, ऐसा क्वेश्चन पूछ लेगा। देखो होगा तो बहुत सिंपल, लेकिन आपको तकलीफ दे जाएगा। आपसे कहेगा कि एक H2SO4 का सेंटी नॉर्मल सॉल्यूशन है। कैसा सॉल्यूशन है H2SO4 का? सपोज वी हैव अ सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 एंड दिस सॉल्यूशन इज सेंटी नॉर्मल सॉल्यूशन। दिस इज लाइक व्हाट, दिस इज लाइक अ सेंटी नॉर्मल सॉल्यूशन। और कहता है कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज 2 लीटर। तो हमें बताओ मास ऑफ H2SO4 पता लगाओ। तो जरा देखो, हम जानते हैं कि मास इसका बहुत आसानी से हम पता लगा सकते हैं। थोड़ा सा मुझे जगह बनाना पड़ेगा बेटा। देखो जरा, इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं केस 2। केस 2 में जैसे हमें क्या दिया रहेगा, हमें दिया रहेगा नॉर्मेलिटी और हमें दिया रहेगा वॉल्यूम, और हमसे क्या पूछ लेगा, और हमसे पूछ लेगा बेटा मास। केस 2 में नॉर्मेलिटी एंड वॉल्यूम इज गिवन, और क्या पूछ लेगा हमसे, मास पूछ लेगा। तो जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे हम जानते हैं कि नॉर्मेलिटी होता है ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन V इन लीटर। तो नॉर्मेलिटी सेंटी है यानी 1/100 और V इन लीटर 2 है यानी इंटू 2, तो हमें ग्राम इक्विवेलेंट मिल गया। ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइड बाई इक्विवेलेंट वेट। तो ये क्या हो गया 2/100। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, मोलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर। 98 होता है इसका मोलर मास, वैलेंसी फैक्टर देख ही रहे हो 2 होगा, तो 98/2 49। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम कितना हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 2/100 इंटू 49। दीज आर द वेरी सिंपल टाइप ऑफ क्वेश्चंस, मतलब बिल्कुल एलिमेंट्री क्वेश्चंस हैं किसके, नॉर्मेलिटी के। लेकिन अब हम धीरे धीरे लेवल को बढ़ाते हैं और आप भी इसको ध्यान से देखिए, और उम्मीद करता हूं कि मैं आपको कुछ सिखा पाऊंगा, कुछ हट के सिखा पाऊंगा। मैं आपको कुछ ऐसी बातें बता पाऊंगा जो आपके नज़रों के सामने कम ही आती है, और जब भी कभी आती है तो आपसे गलती करवा के चला जाता है और आप -1 मार्क्स ले लेते हो। उसी से मुझे आपको बचाने के लिए कुछ प्रयास करने हैं। जरा देखें बेटा, सबसे पहले अगर मैं बात करूं केस 3 की, केस 3 की अगर हम बात करते हैं तो केस 3 में मान लीजिए एक सॉल्यूशन है और वो सॉल्यूशन है एसिड। आप जरा देखिए, यहाँ हमें जैसे मान लीजिए कि 300 ml H2SO4 का 2 नॉर्मल सॉल्यूशन था, इसमें हमने 150 ml
1 नॉर्मल H2SO4 ऐड कर दिया। अब हमसे पूछ रहा है कि जब हमने ऐड कर दिया तो व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ व्हाट इज द normality of resultant solution means when we will mix the 300 ml 2 normal H2SO4 with 150 ml 1 normal H2SO4, then what is the normality of the resultant solution। तो आइए बेटा हम देखते हैं कि resultant solution की नॉर्मेलिटी क्या होगी। हमने बताया था आपसे कि नॉर्मेलिटी दुनिया पढ़ेगी ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वी इन लीटर, तुम पढ़ना मिलीग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वी इन एमएल। देखो अब मिलीग्राम इक्विवेलेंट कैसे आएंगे, नॉर्मेलिटी इंटू वी इन एमएल। तो H2SO4 के टोटल मिलीग्राम इक्विवेलेंट कितने हो गए, ये पीछे बता रखा हूँ यार, 200 इंटू 2 प्लस यहाँ कितने हो गए, नॉर्मेलिटी इंटू वी इन एमएल क्या हो जाएगा, मिलीग्राम इक्विवेलेंट अपॉन टोटल वॉल्यूम इन एमएल कितना है 450। तो नॉर्मेलिटी कितना आ गया बेटा 400 यानी कि 550 अपॉन 450। ये हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं और 945 यानी 11 बाई 9 9 1 जा 9 डेसिमल लग जाएगा 211 9 2 जा 18 1.2 के आसपास आएगा ये नॉर्मेलिटी। अब इसको बुक्स में कैसे लिखते हैं जरा देखो, बुक्स में लिखते हैं कि अगर मिक्सचर का नेचर सेम है तो नॉर्मेलिटी जो होगा वो होगा N1V1 प्लस N2V2 अपॉन V1 प्लस V2। मैंने क्या किया है भाई, वही तो किया है ना यार। एक्चुअली ये जो फार्मूला किताब वाले लिखते हैं उसका ये पापा है और ये फार्मूला इस पापा का बेटा है, इसलिए तुम इस पे ज़्यादा फोकस ना करके इस पे फोकस करना, ये सब अपने आप बनता चला जाएगा। देख लो वही तो किया ना भाई, फार्मूले से भी करोगे तो कितना आएगा, नॉर्मेलिटी 2 300 प्लस नॉर्मेलिटी 1 इंटू 150 अपॉन 450, लो कितना आ गया 1.2 आ गया। तो दिस फार्मूला इज एक्चुअली डिराइव्ड फ्रॉम दिस कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो पहला हमने देखा कि जब हमको क्या देगा, एसिड और एसिड का मिक्सचर देगा बेटा, हमें एसिड और एसिड का जो मिक्सचर होगा वो कुछ इस तरह से देगा। अब इसमें एक और डाइवर्सिटी क्रिएट कर सकता है, वो डाइवर्सिटी क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। वैसे मैं 50 क्वेश्चन ले लूँ टाइम पास होगा बेटा, टाइम पास नहीं करना है हमको ज़्यादातर क्वेश्चंस को कवर कर लेना है। अब अगर एसिड एसिड दिया लेकिन एसिड का नेचर अलग हो, नेचर कैसा हो, डिफरेंट हो, जैसे इसी में अगर कहता है कि मैंने ऐड कर दिया 300 ml टू नॉर्मल 300 ml टू नॉर्मल, मैंने क्या ऐड कर दिया, सपोज करो 300 ml टू नॉर्मल मैंने HCl ऐड कर दिया। अब रिजल्टेंट सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी जैसी कोई बात यहाँ पे नहीं बनेगी, ध्यान से देख लो, क्योंकि ये और ये तो हैं H2SO4 लेकिन ये क्या है मेरे प्यारे बच्चे, HCl। तो यहाँ पर नॉर्मेलिटी बनेगी लेकिन रिजल्टेंट सॉल्यूशन की कोई नॉर्मेलिटी नहीं बनेगी। नॉर्मेलिटी ऑफ H2SO4 कैन बी कैलकुलेटेड एंड नॉर्मेलिटी ऑफ HCl कैन बी कैलकुलेटेड। व्हाट इज द नॉर्मेलिटी ऑफ H2SO4, मिलीग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 डिवाइडेड बाई V इन ml। तो मिलीग्राम इक्विवेलेंट कितना है, 300 इंटू 2, 300 इंटू 2 कितना हो जाएगा बेटा, 600 हो जाएगा। शायद मैंने पिछले सॉल्यूशन में 200 इंटू 2 कर दिया था क्या, 2 जब चलो तो 202 कर दिया था, तो मैं डाटा चेंज कर देता, वहाँ भी आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। सॉरी, शायद मैंने 300 को 200 एज्यूम कर दिया है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हो जाता है मिस्टेक। तो हम यहाँ कितना कर देंगे बेटा, 200 इंटू 2, 200 इंटू 2 प्लस 150 इंटू 1, ये हो गया मिलीग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम कितना हो गया, 200 150 और 300 500 600 650 650 हो गया। ये हो गया नॉर्मेलिटी ऑफ द H2SO4, कितना हो गया 400 550 यानी कि 550 अपॉन 650, ये हो गया नॉर्मेलिटी। लेस देन 1 आएगा दिख रहा है। और इसी तरह से अगर HCl की नॉर्मेलिटी पूछेगा तो हम किसका मिलीग्राम इक्विवेलेंट लिखेंगे, HCl का। तो क्या हो जाएगा 300 इंटू 2 अपॉन टोटल वॉल्यूम कितना आ गया बेटा, टोटल वॉल्यूम तो उतना ही रहेगा जितना था 650 यानी कि 600 अपॉन 650। दिस इज द नॉर्मेलिटी ऑफ HCl। देख के ये भी पता लग रहा है कि नॉर्मेलिटी ऑफ HCl इज ग्रेटर देन द नॉर्मेलिटी ऑफ H2SO4। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट केस है जब एसिड एक से ज़्यादा हो और उनके नेचर भी क्या हो बेटा, डिफरेंट हो। इसके बाद हम आगे चलेंगे
और आगे चलेंगे और आपको और बहुत सारी बातें बताएंगे एक एक करके। एक चीज मैंने शायद आपको बताना भूल गया था कि रिलेशन बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलरिटी, तो मैं इसको जरा फटाफट डिराइव कर देता हूं क्योंकि ये मैं थोड़ा और डाइवर्सिटी क्रिएट कर पाऊंगा इससे। एक चीज मैं और बता देता हूं आपको बेटा, फट से देख लो। रिलेशन बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलरिटी, रिलेशन बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलरिटी। बेटा नॉर्मेलिटी आप क्या लिखते हो? आप नॉर्मेलिटी लिखते हो ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वी इन लीटर। ग्राम इक्विवेलेंट क्या लिखते हो? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम, इक्विवेलेंट वेट इंटू वी इन लीटर हो जाए। इक्विवेलेंट वेट क्या लिखते हो? मोलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर, तो अपॉन ऊपर चला जाएगा, इंटू वी इन लीटर, वैलेंसी फैक्टर ऊपर चला जाएगा। अब जरा देख के बताओ मेरे प्यारे बच्चों कि ये क्या लिखा है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाय मोलर मास इज नथिंग बट मोल। तो यहाँ से नॉर्मेलिटी क्या हो गया? n अपॉन वी इन लीटर इंटू वैलेंसी फैक्टर। मेरे प्यारे बच्चों n अपॉन वी इन लीटर कुछ और नहीं मोलरिटी है, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। जानते रहिए, कहीं भी अगर हमें मोलरिटी दिया है, नॉर्मेलिटी चाहिए तो वैलेंसी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। कहीं भी नॉर्मेलिटी दिया है और मोलरिटी चाहिए तो वैलेंसी फैक्टर से डिवाइड कर देंगे। यानी कि अगर हमें नॉर्मेलिटी या मोलरिटी में से कोई भी एक वैल्यू दी हुई है तो हम दूसरी वैल्यू बहुत ही आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो, तो मैं थोड़ा और डाइवर्सिटी क्रिएट करता हूं उसी केस का जो हमने पीछे किया। चलो हमने उसको बेस के लिए हम ले लेते हैं। मान लो सेम नेचर होगा तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। केस 4 सेम नेचर होगा तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फटाफट कर दोगे। जैसे कोई कहे कि 200 ml 2.5 नॉर्मल AlOH का होल थ्राइस प्लस 100 ml 5 नॉर्मल 100 ml 5 नॉर्मल AlOH होल थ्राइस को आपस में मिक्स कर दिया जाता है। रिजल्टेंट सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी बताओ, तो मिलीग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वी इन ml। बताओ भाई मिलीग्राम इक्विवेलेंट कितने हैं? 200, 25 दूनी 50, यानी कि डेसिमल लगा दो, 500 हो गया ये, प्लस ये कितना हो गया? 500 अपॉन टोटल वॉल्यूम 300, यानी कि ये कितना हो जाएगा? 1000 अपॉन 300, तो ये 3.33 के आसपास आ गया है। इट्स अ वेरी सिंपल, क्योंकि नेचर सेम है। लेकिन अगर एक तीसरा बेस इसमें आ जाए जो इन दोनों से डिफरेंट हो, और इस बार थोड़ी सी बात को और घुमा देता हूं, और तीसरे बेस का क्या दिया हो? मोलरिटी दिया हो। यानी जैसे कि BaOH का होल ट्वाइस इसका 200 ml है और 3 मोलर है, तो बताओ इसका क्या होगा नॉर्मेलिटी ऑफ द रिजल्टेंट सॉल्यूशन पूछूंगा तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। यहां निकलेगा नॉर्मेलिटी ऑफ ईच, यानी कि एक तो AlOH होल थ्राइस की नॉर्मेलिटी निकलेगी, एक नॉर्मेलिटी निकलेगी BaOH होल ट्वाइस का। तो आओ जरा देखते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नॉर्मेलिटी ऑफ AlOH का होल थ्राइस। तो मिलीग्राम इक्विवेलेंट कितने हैं? ये हो गया 500 और ये हो गया 500 और ये अपॉन 200, 100 और 200, यानी कि 500, यानी इसका कितना आ गया? 2। नॉर्मेलिटी ऑफ AlOH होल थ्राइस जो आ गया बेटा इस सॉल्यूशन में, वो 2 आ गया। किस सॉल्यूशन में? जिसमें मेरे प्यारे बच्चों हमने एक तीसरा बेस भी ऐड किया है जिसका नाम क्या है? BaOH होल ट्वाइस। अब अगर हमको निकालना है नॉर्मेलिटी ऑफ BaOH होल ट्वाइस, तो ध्यान देखना यहाँ हमें सिर्फ इसी का मिलीग्राम इक्विवेलेंट चाहिए, और अब हमको क्या मालूम है? इसका मोलरिटी मालूम है, नॉर्मेलिटी चाहिए। तो पीछे तुमने देखा था कि नॉर्मेलिटी क्या होता है? मोलरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर। बेस ये 2 मोल HN देगा तो इसका वैलेंसी फैक्टर 2 है, तो इसका नॉर्मेलिटी कितना हो जाएगा? 3 × 2 6 हो जाएगा बेटा। तो बताओ 6 नॉर्मेलिटी है, 200 ml वॉल्यूम है,
तो मिलीग्राम इक्विवेलेंट कितना हो गया 200 इंटू 6 अपॉन टोटल वॉल्यूम तो बदलेगा नहीं, 30 प्लस 30 500, तो ये कितना हो गया 1200 अपॉन 500, यानी कि 5 दूनी 10, 20 चौका 20, यानी कि जो नॉर्मेलिटी ऑफ BaOH whole twice है is 2.4. So we can say that normality of BaOH whole twice is actually greater than the normality of AlOH whole thrice. होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी बेटा। अगर आपको ये बात समझ में आई है तो बहुत अच्छी बात है। अब आगे हम चलते हैं और आगे के केस को लेते हैं जब डाइल्यूशन किया जा रहा हो। तो डाइल्यूशन के केस में भी नॉर्मेलिटी हमसे पूछता है। तो मैं बता देता हूं बेटा कि जब हम किसी सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं तो याद रखना उसमें सॉल्यूट का अमाउंट ना तो बढ़ता है और ना ही घटता है। इस बात को जान लो बहुत अच्छे से। मैं इसको बाय एग्जांपल भी समझा देता हूं। मैं कह रहा कि मान लीजिए हमारे पास एक बाल्टी में 2 लीटर ऑफ वाटर है जिसमें 1 किलोग्राम ऑफ C12H22O11 जिसको चीनी बोलते हैं या शुगर बोलते हैं मिला हुआ है। अब कोई आया इसमें 2 लीटर वाटर ऐड कर दिया, फिर भी जो शुगर है वो कितना रहेगा 1 किलोग्राम। कोई आया और इसमें 5 लीटर वाटर ऐड कर दिया, फिर भी शुगर कितना ही रहेगा 1 किलोग्राम। कोई आया और इसमें 10 लीटर वाटर ऐड कर दिया, फिर भी बेटा शुगर कितना रहेगा 1 किलोग्राम ही रहेगा। अब मान लो कि साइंस इतनी डेवलप हो गई, कोई एक ऐसी मशीन बना दे जो इसमें से सिर्फ वाटर को निकाल सके, तो चाहे इसमें से 500 ml वाटर अगर तुमने निकाल दिया उसके बाद भी शुगर 1 किलोग्राम ही रहेगा। यहां से एक बात पता लग गया कि इस वाटर शुगर सॉल्यूशन में चाहे हम वाटर ऐड करें और चाहे हम वाटर को रिमूव कर लें, दोनों ही कंडीशन में शुगर का अमाउंट बदलेगा नहीं, ओवरऑल अमाउंट उतना ही रहेगा। पर यूनिट वॉल्यूम में बदल जाएगा लेकिन ओवरऑल उतना ही रहेगा। अब अगर ये नहीं समझ पाते हो तो इसका मतलब कि पुराने टाइम से आपने मक्कारी किया है। ध्यान से जरा देखो। अब हम चलेंगे और बातों को करेंगे। जरा देखिए, जैसे मान लीजिए कि हमसे कहता है कि एक हमारे पास सॉल्यूशन है जो कि है 500 ml और 5 नॉर्मल H2SO4 है। इसमें मैंने 1000 ml वाटर ऐड कर दिया। अब व्हाट इज द नॉर्मेलिटी ऑफ द रिजल्टेंट सॉल्यूशन? इट इज अ वेरी सिंपल। रिजल्टेंट सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी पूछता है, तुम्हें कुछ सोचना ही नहीं है। हम जानते हैं मिलीग्राम इक्विवेलेंट अपॉन V इन ml। ये तो मेरा अपना तरीका भैया। मिलीग्राम इक्विवेलेंट कितना है 2500 अपॉन टोटल V इन ml कितना है 1500। कट गया 5 5 जा 25, 5 3 जा 3 1 जा 3.2, 3 6 जा 18, 1.6 के आसपास आया। अब इसी को बुक में कैसे सॉल्व करते हैं देखो जरा। वो कहते हैं बुक वाले कि इनिशियल मिलीग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू फाइनल मिलीग्राम इक्विवेलेंट, क्योंकि डाइल्यूट करने से कभी भी मिलीग्राम इक्विवेलेंट में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। तो इनिशियल कितने हैं 500 इंटू 5, फाइनल कितने हैं N2 इंटू V2 कर दो 1500। तो N2 कितना आ गया बेटा 1.6 आया कि नहीं? ये जो फार्मूला N1 V1 इक्वल्स टू N2 V2 लगाते हैं बुक वाले, वो फार्मूला इसी का बेटा है और ये इसका पापा है। तो याद रखना आप, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डाइल्यूशन के केस में भी तुम मेरे ट्रिक से चलोगे कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। बुक में ये फार्मूला दिया रहता है। ये फार्मूला पैदा कहाँ से हुआ ये मैंने पीछे आपको एग्जाम्पल के थ्रू बता दिया कि पैदा कहाँ से हुआ। बेटा अब आगे चलेंगे और अब हम बात करते हैं सबसे मेन केस की, जब जिन्हें मिक्स किया जा रहा है उनका नेचर सेम ना हो। जिन्हें मिक्स किया जा रहा है उनका नेचर सेम ना हो तो नॉर्मेलिटी कैसे निकाला जाएगा? उससे पहले मैं कुछ बातें बोलना चाहूँगा। जैसे अगर A का A मोल B के B मोल से रिएक्ट करके C का C मोल और D का D मोल प्रोड्यूस करता है, तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्विवेलेंस जो है बेटा, इक्विवेलेंस क्या होता है? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्विवेलेंस हम बोल सकते हैं कि ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ A ये हमेशा बराबर होगा ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ B, ये हमेशा बराबर होगा ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ C, ये हमेशा बराबर होगा ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ D।
ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यानी दुनिया की सारी रिएक्शन ग्राम इक्विवेलेंट के रेशियो में होती है। किसके रेशियो में होती हैं? ग्राम इक्विवेलेंट या मिलीग्राम इक्विवेलेंट के रेशियो में होती हैं। यानी अगर इसका 1 ग्राम इक्विवेलेंट लगा तो इसका भी 1 ग्राम ही इक्विवेलेंट लगेगा, और इसका भी 1 ग्राम ही इक्विवेलेंट बनेगा, और इसका भी 1 ग्राम ही इक्विवेलेंट बनेगा। लेकिन मोल मोल कैलकुलेशन क्या कहलाता है? मोल कैलकुलेशन क्या कहता है? मोल कैलकुलेशन हमको कहता है कि मोल्स ऑफ ए अपॉन ए इक्वल्स टू मोल्स ऑफ बी अपॉन बी इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सी अपॉन सी इक्वल्स टू मोल्स ऑफ डी अपॉन डी। यहाँ जरा देखो, मोल कैलकुलेशन में मोलर कोफिशिएंट के हिसाब से रिएक्शन होती है, यानी कि ए का ए मोल कंप्लीट रिएक्शन के लिए बी का बी मोल लेता है। यानी कि मोल कैलकुलेशन में मोलर कोफिशिएंट का इफेक्ट रिएक्शन पे पड़ता है। लेकिन बेटा जो लॉ ऑफ इक्विवेलेंस है उसके हिसाब से, यानी कि ग्राम इक्विवेलेंट के रेशियो में जब रिएक्शन होती है तो उसमें मोलर कोफिशिएंट का कोई रोल नहीं होता है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका यूज बहुत ज्यादा है, वर्सटाइल यूज है। ये जब आप देखोगे क्वेश्चंस में तभी समझ पाओगे। अब जरा देखो, मैं ऐसे कर देता कि एक ही क्वेश्चन में सारी चीजें ऐड कर देता और आपको फुर्सत कर देता। देखो, जैसे अगर मान लीजिए कि हमारे पास एक H2SO4 भरा हुआ है, H2SO4 है, उसका 200 ml 2 नॉर्मल है। एक बगल में बड़ा सा कंटेनर है, उस बड़े से कंटेनर में NaOH भरा हुआ है और लिमिटलेस है, जितना मन हो उतना निकालो, और ये NaOH जो है वो 3 नॉर्मल है। अब सबसे पहले मैंने इसमें से 20 ml NaOH डाला, फिर मैंने इसमें से निकाल करके 20 ml के बाद मैंने जो है 300 ml NaOH डाल दिया। उसके बाद मैंने 300 के बाद मैंने इसमें इतना NaOH डाला कि दोनों का मिलीग्राम इक्विवेलेंट आपस में बराबर हो जाए। यानी कि अगर इसके मिलीग्राम इक्विवेलेंट कितने हैं 400, तो 3 इंटू एक्स, ये 400 के बराबर हो जाए, यानी x क्या हो जाए 400/3। यानी उसके बाद हमने तीसरी बार में कितना डाला 400/3 ml NaOH डाला। क्यों ऐसा डाटा ले रहा हूँ समझाता हूँ बेटा। पहली बार में मैंने 200 ml, दूसरी बार में मैंने 300 ml, तीसरी बार में मैंने 400/3 ml डाला। अब जरा देखना, 200 ml डाला तो अगर इस कंटेनर में NaOH की नॉर्मेलिटी 3 है तो वो हमेशा 3 ही रहेगी, चाहे 1 ml निकालें चाहे 1000 ml निकालें। इसको ऐसे भी समझ सकते हो, एक बाल्टी पानी भरा है, चाहे 1 गिलास शरबत निकालो, उसमें एक बाल्टी शरबत है, चाहे 1 गिलास शरबत निकालो, चाहे 1 जग शरबत निकालो, जो मीठा लगता है वो एक बराबर मीठा लगेगा, कहीं कम या कहीं ज़्यादा मीठा नहीं लगेगा बच्चों। अब जरा यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे मैं केस 1 की बात कर लेता हूँ। केस 1 की जब बच्चों बात करूँगा तो जरा देखो, H2SO4 NaOH से रिएक्ट करेगा तो क्या बन जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, Na2SO4 और क्या बन जाएगा H2O बन जाएगा। अब ध्यान से देखना, आंसर तुम्हें सेकंडों में ले आ दूं, लेकिन तुम्हें एहसास करा के तब आंसर ले आना चाहता हूँ। H2SO4 जो है उसके कितने मिलीग्राम इक्विवेलेंट है 200 इंटू 2, यानी इसके 400 मिलीग्राम इक्विवेलेंट है। NaOH के कितने हैं 20 इंटू 3, यानी इसके 60 मिलीग्राम इक्विवेलेंट है। अब ध्यान देना कि इसका अगर 60 मिलीग्राम इक्विवेलेंट है तो इसका भी 60 ही लगेगा, क्योंकि दुनिया की सारी रिएक्शन ग्राम इक्विवेलेंट या मिलीग्राम इक्विवेलेंट के रेशियो में होती हैं, उन पे मोलर कोफिशिएंट का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर t=0 पे ऐसा कंडीशन है तो किसी टाइम t' पे अगर इसका 0 हो जाएगा तो इसका कितना बचेगा 340 बचेगा मिलीग्राम इक्विवेलेंट, और ये कितना बन जाएगा 60, यानी कि एसिड बच गया सॉल्यूशन में। अब एसिड बच गया तो रिजल्टेंट सॉल्यूशन एसिडिक होगा, और नॉर्मेलिटी ऑफ रिजल्टेंट सॉल्यूशन जो होगी वो क्या हो जाएगी, सबसे पहले तो रिजल्टेंट सॉल्यूशन एसिडिक होगा, उसकी नॉर्मेलिटी क्या हो जाएगी मिलीग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम। कितना हो गया टोटल वॉल्यूम 200 और प्लस 20, यानी
220। ये हो गया रिजल्टेंट सॉल्यूशन का नॉर्मेलिटी। अब इसी को साइंटिस्ट बुक में कैसे निकालते हैं, n इक्वल्स टू n1v1 माइनस n2v2 अपॉन v1 प्लस v2। देखो n1v1 हमेशा बड़ी वैल्यू को लेना है, जिसके मिलीग्राम इक्विवेलेंट ज़्यादा होंगे उसी को लेना है। तो देखो हमने भी तो वही किया है यार, n1v1 ले लो, देखो कितना आ गया 400, माइनस n2v2 ले दो कितना आ गया 60, अपॉन v1 प्लस v2 ले दो कितना आ गया 220। तो कि देख लो मैंने वही किया है कि नहीं किया है, 340 अपॉन 220। एक्चुअली ये फार्मूला जो पैदा हुआ है वो यहीं से पैदा हुआ है, मेरे वाले ही फार्मूले से, जो क्या था मिलीग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वी इन ml था। तो मेरे प्यारे बच्चों, बाकी केसेस में हम लोग फार्मूला लगा देते हैं फटाफट। अब फार्मूला क्यों लगा रहे हैं ये समझ गए, इसलिए फार्मूला लगाने में कोई दिक्कत नहीं। दूसरे केस में जरा देखो, इसके मिलीग्राम इक्विवेलेंट कितने हैं 400 और इसके कितने हैं 3 3 जा 900, यानी इसके ज़्यादा है। तो जरा देखो नॉर्मेलिटी क्या हो जाएगी, जिसका ज़्यादा है उसे पहले लिखना है आपको। नॉर्मेलिटी हो जाएगी 900 माइनस 400 अपॉन v1 प्लस v2 कितना हो जाएगा 200 और 300 500, यानी ये तो नॉर्मेलिटी आ गई 1। देखो ध्यान से। और रिजल्टेंट सॉल्यूशन कैसा होगा, बेसिक होगा, क्योंकि किसके मिलीग्राम इक्विवेलेंट ज़्यादा है, बेस के। तीसरा केस जरा देख लो, इसके मिलीग्राम इक्विवेलेंट 400 और इसके भी मिलीग्राम इक्विवेलेंट 400, तो नॉर्मेलिटी क्या हो जाएगी 0 और 200, कुछ भी कर दो यहाँ, वॉल्यूम कुछ भी हो, आना 0 ही है और नॉर्मेलिटी 0 है, यानी रिजल्टेंट सॉल्यूशन ना तो एसिडिक है और ना ही बेसिक है। यानी जितने मिलीग्राम इक्विवेलेंट एसिड के थे ठीक उतने ही मिलीग्राम इक्विवेलेंट किसके हैं बेटा, बेस के हैं। तो ये रहे कुछ सवाल, कुछ बातें जो कि काफ़ी मुझे इम्पॉर्टेंट लगती हैं। जितनी बातें मुझे ध्यान आई, जितनी बातें मुझे याद रहीं, वो मैंने आप सबको बता दिया। अब कुछ एक क्वेश्चन करा देते हैं, हालांकि हम उस तरह की कॉन्सेप्ट्स को आपको बता रखे हैं, फिर भी कुछ क्वेश्चंस करा देते हैं जिससे आप अपने आप को और ताकतवर महसूस कर सकें। जैसे मान लीजिए कभी कभी बच्चों को पागल बनाने के लिए इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जैसे कह देगा कि AlCl3 का 200 ml 5 नॉर्मल प्लस BeCl2 का 100 ml 1 नॉर्मल प्लस जो है SiCl4 का 100 ml 2 नॉर्मल है। तो बताओ नॉर्मेलिटी ऑफ Cl माइनस कितना होगा। ध्यान देना क्या पूछ रहा है, नॉर्मेलिटी ऑफ Cl माइनस, घबराना नहीं है। तो मैं लिख दूंगा मिलीग्राम इक्विवेलेंट ऑफ Cl माइनस अपॉन V इन ml। अब ध्यान से देखना, AlCl3 का मिलीग्राम इक्विवेलेंट कितना है 200 इंटू 5, यानी कि 1000 मिलीग्राम इक्विवेलेंट है। अब जरा ध्यान से देखो, इसके 1 मिलीग्राम इक्विवेलेंट में क्लोराइड के मिलीग्राम इक्विवेलेंट कितने हैं 3, तो 1000 मिलीग्राम इक्विवेलेंट में क्लोराइड आयन के कितने मिलीग्राम इक्विवेलेंट होंगे 3 इंटू 1000। वैसे यहाँ देख लो BeCl2 के मिलीग्राम इक्विवेलेंट 100 हैं, तो 100 मिलीग्राम इक्विवेलेंट ऑफ BeCl2 में क्लोराइड आयन के कितने मिलीग्राम इक्विवेलेंट होंगे इंटू 2। वैसे यहाँ जरा देखो 200 इंटू 4 और अपॉन कितना हो जाएगा 200 और 200 यानी 400, ये कितना हो जाएगा 3000 प्लस 200 और प्लस 4 2 जा 800, यानी ये कितना हो गया 1000, 4000 अपॉन 400, तो कितना हो गया 10। नॉर्मेलिटी ऑफ Cl माइनस कितना हो गया बेटा 10। ये मेरा कुछ छोटा सा प्रयास था आपके लिए। आज दिन भर कंटिन्यूस लेक्चर भी रहा है, तो थोड़ा सा एनर्जी लो थी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एनर्जी कितनी भी लो रहे, एक बात ध्यान रखना, कंटेंट कभी लो नहीं रहेगा। उम्मीद करता हूँ कि मेरी बातें आपको समझ में आई होंगी। इतनी देर तक आपने मुझे ध्यान से देखा, अगर ध्यान से सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना पर्याप्त है। थैंक यू।